इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना था। उसके बाद आपके आइंस्टाइन्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े थे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थे आपके एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, और गामा क्या था, स्क्वायर रूट 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये था एक्स प्राइम इज इक्वल टू दिस, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, और टी प्राइम इक्वल्स टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस कब आए थे, इसमें हमने दो फ्रेम माने थे। इसमें हमने एक फ्रेम माना था एक्स वाई जेड एक्सेस मानी थी, एक्स वाई और जेड, इसका ओरिजिन ओ माना था। ये रुका हुआ था, इसे हमने एस फ्रेम कहा था। और दूसरा फ्रेम मूव कर रहा था अलोंग दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स प्राइम था, ये जेड प्राइम था, ये वाई प्राइम था, और इसका ओरिजिन था ओ प्राइम। और इस फ्रेम को हमने कहा था एस प्राइम। और ये मूव कर रहा था इधर वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट इस एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम थे, और उसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोई पार्टिकल है सपोज, उसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स वाई और जेड थे, और इस पार्टिकल जो पी था ये, इस पे कोई घटना होती है, इस पॉइंट पे कोई घटना होती है इस कोऑर्डिनेट पे, वो उस घटना का समय अगर एस प्राइम फ्रेम में टी प्राइम था और एस फ्रेम में जो नाप रहा था खड़ा हुआ आदमी, उसके हिसाब से क्या था टी, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड और टी। कोई घटना हो रही है किस जगह पे हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और किस समय पे हो रही है टी, किसके रेस्पेक्ट में, विद फ्रेम एस। एस फ्रेम क्या है, जो रुका हुआ फ्रेम है, फ्रेम एट रेस्ट। और वही घटना मूविंग फ्रेम में किस कोऑर्डिनेट पे हो रही है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम पे, और किस समय पे हो रही है, सपोज टी प्राइम पे हो रही है। ये कौन सा फ्रेम था, एस प्राइम, जो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था, और एस तो था रुका हुआ, और एस प्राइम क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ये एस प्राइम के कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है, और एस में जो कोऑर्डिनेट नापे गए हैं वो एक्स वाई जेड टी हैं। इनमें रिलेशन जो थे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आए थे, लॉरेंस ने प्रूव किया था। और इसका आधार क्या था, आइंस्टाइन्स के पोस्टुलेट्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आए थे कि अगर आपको एक्स पता है और किस समय पर घटना हो रही है, और जो एस प्राइम फ्रेम है उसकी वेलोसिटी पता है, एस प्राइम फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी, तो आप एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम निकाल सकते हैं। तो आपको एक्स यानी पार्टिकल की पोजीशन पता है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, वी यानी कि एस प्राइम की वेलोसिटी पता है विद रेस्पेक्ट टू एस, और किस टाइम समय पर घटना हो रही है टी कौन सा टाइम था, टी इज़ द टाइम मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू एस, रुके हुए फ्रेम में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस घटना के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई टाइम पता है, वो घटना किस समय हो रही है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो उस घटना का टाइम विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये सब
क्या है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोऑर्डिनेट पता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर उसमें किसी घटना के कोऑर्डिनेट और टाइम पता है, तो आप जो मूविंग फ्रेम है एस प्राइम यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम में उसके कोऑर्डिनेट और उसकी घटना का टाइम निकाल सकते हैं इन फार्मूले से। ये क्या थे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थे, और ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिए थे। इसी का इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था। इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे प्राइम नहीं है वहाँ प्राइम लगा देंगे, जैसे यहाँ पे प्राइम लगा देंगे, टी पे प्राइम लगा देंगे, और वी के स्थान पे माइनस वी लगा देंगे। तो प्राइम और इंटर प्राइम को इंटरचेंज कर देंगे किससे, नॉन प्राइम से। जहाँ प्राइम है वहाँ पे प्राइम हटा देंगे, और जहाँ प्राइम नहीं है वहाँ पे प्राइम लगा देंगे, और वी को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस वी से। तो आपको क्या हो जाएंगे, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे एक्स प्राइम प्राइम हटा दो तो एक्स आ गया, गामा का गामा ही है, एक्स यहाँ प्राइम नहीं, यहाँ प्राइम लगा दो, एक्स प्राइम हो गया। वी का वी के स्थान पर माइनस वी लगा दिया तो प्लस वी हो गया। टी के स्थान पर प्राइम लगा दो, टी प्राइम हो गया। इसी तरह से ये वाला इक्वेशन पूरी हो गई। तो प्राइम की जगह पे प्राइम जहाँ लगा है वहाँ हटा दो, जहाँ नहीं है वहाँ प्राइम लगा दो, वी के स्थान पर माइनस वी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। ये आ गए, ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। ये हमारे पिछले लेक्चर तक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके हमने क्या करवाए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करवाई है, उसके आधार पर कुछ बहुत ही अजीब से कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ नई अचीवमेंट्स होते हैं, उसके आधार पर कुछ नई चीज़ फाइंडिंग्स मिलती हैं फिजिक्स में ना। वो फाइंडिंग्स क्या हैं जो फिजिक्स में मिलती हैं, बड़ी अजीब सी, जो देखने में सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो नई फाइंडिंग्स जो हैं ऑन किसकी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो दो हैं। एक तो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और नंबर 2 है टाइम डायलेशन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स लेंथ का कम होना, और डायलेट मीन्स बढ़ना। तो टाइम डायलेशन मीन्स समय का विस्तार। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन माने लंबाई का कम होना, और टाइम डायलेशन माने समय का विस्तार होना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो हम जो भी चीज़ मानेंगे अब रिलेटिविटी में, उसमें हमेशा वही मानेंगे, दो फ्रेम। एक फ्रेम क्या है, एस, जो बताया था, मेरे पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। रिलेटिविटी थोड़ी टफ है, लेकिन लेक्चर्स आप ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा फ्रेम क्या है, एस प्राइम, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी से, हमेशा यही मानेंगे। इसका ओरिजिन ओ है, इसका ओरिजिन क्या है, ओ प्राइम है। ये एक्स और एक्स प्राइम एक ही जगह पे आएंगे, यहाँ जेड प्राइम आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई प्राइम आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो और क्या है, ये जो एस प्राइम फ्रेम है, इसका ओरिजिन ओ प्राइम शुरू में ओ के बिल्कुल ऊपर था। ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। तो टाइम जब जीरो था, टी इक्वल टू जीरो, व्हेन टी प्राइम इक्वल्स जीरो था, यानी कि दोनों फ्रेम में जो घड़ियाँ थीं उनमें टाइम क्या था, जीरो। घड़ी शुरू नहीं करी थी हमने। किस समय जीरो था, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे। और जिस समय सेकंड फ्रेम ने मूव करना शुरू किया, जिस समय पे, जिस इंस्टेंस पे, उसी इंस्टेंस पे दोनों की घड़ियाँ चला दी गई। तो टाइम जीरो था व्हेन ओ एंड ओ प्राइम क्या कर रहे थे, कॉन्साइड कर रहे थे। जब ओ और ओ प्राइम क्या कर रहे थे, कॉन्साइड कर रहे थे, तब टाइम जीरो था। यहाँ यही लिखा है, हमारे पास सपोज दो फ्रेम है, एस और एस प्राइम। एस प्राइम कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है एस के रेस्पेक्ट में, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब क्या माना हमने, x1 प्राइम और x2 प्राइम बी दी एब्सिस ऑफ द टू एंड्स ऑफ अ रॉड
एट रेस्ट एज सीन बाई ऑब्जर्वर इन प्राइम एस प्राइम। हम किसी भी रॉड की लंबाई कैसे निकालते हैं? हम किसी भी रॉड की लंबाई, सपोज हमारे पास एक फ्रेम है, यहाँ पे यह x, यह y और यह z। सपोज एक फ्रेम है और हमारे पास एक रॉड है, इसकी हमें लंबाई निकालनी है सपोज। तो हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डाल लेंगे नीचे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे नीचे, ये लंबाई नाप लेंगे, सपोज दिस इज x2, ये वाली लंबाई नाप लेंगे, ये नहीं ओरिजिन से नापेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेंगे, सपोज दिस इज x1। तो आपने ये लंबाई नाप ली x1 यहाँ से, और ये लंबाई नाप ली x2, कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से लंबाई नाप ली x1 और x2। x2 माइनस x1 इस रॉड की लंबाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2 मान लिया है, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y z कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होंगे। इधर हो जाएगा x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है रॉड, इसलिए y1 और y2 बराबर होंगे और z1 z2 बराबर होंगे। केवल x2 x1 का डिफरेंस आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसके एंड कोऑर्डिनेट्स को अगर आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस रॉड के, ये रॉड थी, इसके इस कोऑर्डिनेट क्या था, x एक्सिस का x2 था और इधर क्या कोऑर्डिनेट था, x1 था। तभी तो फ्रेम पर निकालते हैं ऐसे x y z। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या लेंथ हो जाएगी, x1। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, x2, ये क्या हो जाएगी, x1। तो x2 माइनस x1 इसकी लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से एंड कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी लेंथ मिल जाती है रॉड की। तो इसी तरह से मान लिया x1 प्राइम और x2 प्राइम इसके एंड कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये रॉड जो रेस्ट पे है s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और s प्राइम फ्रेम क्या था, ये s था, ये रुका हुआ था, और ये था s प्राइम, ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। और रॉड किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, s प्राइम के, जो मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो रॉड है ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तभी ये रेस्ट में होगी। ये फ्रेम भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रॉड भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तभी तो s प्राइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आएगी। जैसे आप 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, दूसरा लड़का भी 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ माना है कि ये जो रॉड है इट इज़ एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम, ये देखो मैंने आंसर कर दिया, रॉड इज़ एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू s प्राइम फ्रेम। इसका मतलब रॉड भी v वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 प्राइम माइनस x1 प्राइम एंड x2 प्राइम। तो ठीक है, एक रॉड थी, दोबारा बना रहा हूँ मैं, ये दो फ्रेम थे, ये s फ्रेम है, अब मैं s और x प्राइम ही बनाऊंगा सीधे ना, x प्राइम y प्राइम z प्राइम नहीं लिखूंगा। ये s प्राइम है, यहाँ एक रॉड है, ये रॉड है। अब सपोज इसका एंड कोऑर्डिनेट x1 है, ये किसके रेस्पेक्ट में, x1 s फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इसका एंड कोऑर्डिनेट x2 है, किसके रेस्पेक्ट में, s फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से इसके एंड कोऑर्डिनेट x1 प्राइम और x2 प्राइम है, किसके रेस्पेक्ट में, s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये है। तो s प्राइम फ्रेम में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, s प्राइम फ्रेम में इसकी लंबाई हो जाएगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। ये किसके रेस्पेक्ट में लंबाई हो जाएगी, s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और s फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, s फ्रेम के रेस्पेक्ट में लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1। एंड कोऑर्डिनेट्स को घटाना है, x1 और x2 s फ्रेम के रेस्पेक्ट में आता है, इसलिए लंबाई s फ्रेम के रेस्पेक्ट में s2 माइनस x1 हो जाएगी, और x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम लंबाई हो जाएगी s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये भी सही हो गया। तो हमने उसके एंड कोऑर्डिनेट्स x2 और x1 मान लिए s फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो
एस प्राइम के रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1, और एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई हो जाएगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये हो जाएगी। लेकिन रॉड जो है रेस्ट पे किसके रेस्पेक्ट में, एस प्राइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एस प्राइम भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रॉड भी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसे वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होती है, तब जो हम उसकी लंबाई नापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, वो उसका रेस्ट लेंथ होती है या प्रॉपर लेंथ होती है। तो क्योंकि ये रॉड एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसलिए इसकी प्रॉपर लेंथ क्या होगी, जो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में नापी जाएगी। तो ये लिखा है देखो, here L prime is the rest length or proper length of the rod because it is at rest with respect to S prime frame। अगर ये रॉड हम S प्राइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे मानते, S प्राइम के रेस्पेक्ट में यहाँ रुकी हुई मानते, तो S प्राइम के रेस्पेक्ट में जो भी लंबाई नापते हैं ना x2 माइनस x1, वो इसकी रेस्ट लेंथ हो जाती है। लेकिन हमने इसे S प्राइम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं माना, हमने इसे रेस्ट पे किसके रेस्पेक्ट में माना है, S प्राइम के रेस्पेक्ट में। और S प्राइम क्या कर रहा था, वी वेलोसिटी मूव कर रहा था, इसका मतलब रॉड भी वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो रॉड की रेस्ट लेंथ क्या होगी, जो ऑब्जर्वर एस प्राइम फ्रेम पे होगा, अटैच होगा यहाँ पे, वो जो इसकी लंबाई नापेगा यहाँ पे, वो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी या रेस्ट लेंथ होगी या प्रॉपर लेंथ होगी। तो हमने लिख दिया है ये जो एल प्राइम है, ये इसकी रेस्ट और प्रॉपर लेंथ है, क्योंकि रॉड जो रेस्ट पे एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो ये इसकी प्रॉपर लेंथ है। और प्रॉपर लेंथ को जनरली L0 कहते हैं, रेस्ट लेंथ को L0। जैसे रेस्ट मास को क्या कहते हैं, m0। जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका मास क्या होता है, रेस्ट मास, और उसे कैसे कहते हैं, m0। इसी तरह से जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी लेंथ को क्या कहेंगे, L0। तो बेसिकली जो हम S प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में रॉड रेस्ट पे है, तो जो L प्राइम नाप रहे हैं बेसिकली ये L0 है। आगे हम इसे L0 कर देंगे। तो देखो ये फिगर है, ये रॉड थी, ये रॉड, इसके एंड कोऑर्डिनेट्स देखो ऐसे हैं, ये x1 प्राइम हो गया, ये x2 प्राइम हो गया। तो s प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये s प्राइम फ्रेम है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ क्या हो गई, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, और ये हो गया x2 और ये हो गया x1, इसलिए s प्राइम के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ हो गई x2 माइनस x1, जो ऊपर लिख दिया हमने। दूसरी बात यह है कि जो भी रॉड के हम नाप रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स नाप रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स नाप रहे हैं, जैसे हमने नापा, हमने इसका x1 था यहाँ पे और x2 था, तो हमने x1 और x2 नापा। ऐसा नहीं है कि हम पहले x1 की पोजीशन नाप गए यहाँ पे क्या थी, और उसके 15 मिनट बाद आके x2 की पोजीशन नाप गए, ऐसा नहीं है। हमने x1 और x2 की पोजीशन सेम टाइम पे नापी है। तो जो S फ्रेम में यहाँ पे ऑब्जर्वर था, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर था, इसके हाथ में जो घड़ी थी, इसने x1 नापा और x2 नापा सेम टाइम पे, उसी घड़ी में एग्जैक्ट सेम टाइम पे, यानी किस टाइम पे, टी टाइम पे नापा। तो इसलिए जो x1 के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा t1 और जो x2 के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा t2, वो क्या था, t था। सेम टाइम पे नापे गए एंड कोऑर्डिनेट्स। तो ये लिखा है देखो, since the end coordinates of the rod are measured simultaneously, therefore the time corresponding to the measurements of x2 and x1 with respect to S frame will be the same। क्योंकि सेम टाइम पे नापा x1 x2 को, इसलिए क्या t1 t2 क्या होगा, बराबर होगा, एक ही टाइम पे नापा गया। तो रेस्ट लेंथ क्या थी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, रेस्ट लेंथ ये थी L प्राइम, ये S प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में नापी गई थी, और रॉड जो थी S प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थी, इसलिए इसकी रेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी, L0, यानी कि L प्राइम। और L प्राइम क्या थी, L प्राइम थी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ये प्राइम है, देखो प्राइम, x प्राइम प्राइम प्राइम। तो अब इनकी वैल्यू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रख दो। देखो यहाँ पे ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रहा।
एक्स प्राइम क्या है, गामा एक्स माइनस वी टी, तो एक्स टू प्राइम क्या हो जाएगा, गामा एक्स टू माइनस वी तो कांस्टेंट है, माइनस वी टी टू, एक्स वन प्राइम क्या हो जाएगा, गामा एक्स वन माइनस वी टी वन, ये हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि एक्स टू और एक्स वन को सेम टाइम पर नापा गया है, इसलिए टी वन और टी टू किसके बराबर थे, सेम टाइम थे टी, तो यहाँ पर टी वन और टी टू की जगह पर क्या रख दो, टी रख दो, तो ये टर्म्स कट जाएंगी, वी टी वन और वी टी टू कट जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम क्या बचेगा, गामा एक्स टू माइनस गामा एक्स वन, यही आगे लिखा है हमने, ये आ गया एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम क्या, गामा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया। और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन उस रॉड की लेंथ थी, किसके रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, यानी एल मान लो उसे, तो गामा एल हो गई। एल कौन सी लंबाई है, एल इस रॉड की लंबाई थी, इस रॉड की लंबाई है एल, ये एल लंबाई है एस के रेस्पेक्ट में। और आपको ध्यान रहना चाहिए ये रॉड जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और क्योंकि एस प्राइम फ्रेम जो था, एस प्राइम फ्रेम ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसलिए रॉड और ये एक साथ मूव कर रहे थे दोनों, एस प्राइम और रॉड ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या थे, रेस्ट पे थे। लेकिन ये रॉड जो होगी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एल इजकल टू एल नॉट, ये आ गया, एल नॉट रेस्ट लेंथ है और एल मूविंग लेंथ है, क्योंकि एल लेंथ है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम और एल नॉट लेंथ है विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। तो रिलेशन क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया, क्योंकि गामा की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बता चुका हूँ, ये एल इजकल टू एल नॉट, ये आ गया ये रिलेशन। अब इसके हम चार पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। एक तो v इज़ वेरी मच लेस देन c, अगर v c से बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल। किस केस में, व्हेन v इज़ वेरी मच लेस देन c, v कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू c, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसे अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। तो इस केस में ये वाली चीज़ अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, तो जब 1 हो जाएगी तो L इजकल टू L 0 हो जाएगा। इफ v इज लेस देन c, v छोटा तो है लेकिन कंपेरेबल है, उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते c के कंपेरिजन में। जब v लेस देन c हो जाएगा, व्हेन v इज लेस देन c, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी लेस देन 1, 1 से छोटा हो जाएगा। तो जब v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। 1 माइनस एक 1 से छोटा, जैसे 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ, तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, इस केस में ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो गई। जब ये लेस देन 1 हो गई तो L L नॉट से छोटा हो गया। जैसे हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सपोज 1/2 है, तो 10 बड़ा हो गया ना 5 से, तो L नॉट बड़ा हो गया किससे, L से। तो जब ये होगा v लेस देन c होगा तो L नॉट बड़ा होगा L से, यानी L नॉट इज़ ग्रेटर देन L। यहाँ पे L नॉट इज़ इक्वल टू L, L नॉट रेस्ट लेंथ है, L है मूविंग लेंथ। अगर v c के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा। अगर v c से बड़ा हो जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, यानी L क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। L क्या है, मूविंग लेंथ। तो
तो 4 कंक्लूजन निकले। जब वी सी से बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो मूविंग कंडीशन में जो लेंथ मेज़र करेंगे और जो रेस्ट कंडीशन में लेंथ मेज़र करेंगे रॉड की, वो ऑलमोस्ट बराबर आएंगी। जब वी सी से छोटा होगा लेकिन नेग्लिजिबल नहीं होगा, तब जो होगा रेस्ट लेंथ जो होगी एल नॉट, वो मूविंग लेंथ से बढ़ जाएगी। यानी मोशन के समय में लेंथ क्या होगी, कम हो गई। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि अ बॉडी इन मोशन appears to be contracted along the direction of motion। एक वस्तु जो कि मोशन में है तो वो अपने मोशन के डायरेक्शन में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एल छोटा हो गया एल नॉट से, और जब वी इक्वल टू सी हो जाएगा तो मूविंग लेंथ क्या हो जाएगा, 0। तो अगर किसी भी रॉड की स्पीड सी के बराबर हो जाए तो उसकी लंबाई सिकुड़ के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल छोटी, गायब हो जाएगी वो। और अगर उसकी वेलोसिटी सी से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये और ये। इसी कारण से कोई भी मटेरियल बॉडी जो होगी, मटेरियलिस्टिक बॉडी, वो कैन नॉट अटेंड द वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। इसीलिए किसी भी वस्तु की स्पीड लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है, ये शेप्स हैं, सपोज ये एक रॉड है एल नॉट लेंथ की, और हमारे क्या करें, ये मूव करने लगा फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में। ये तो लिखा है रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट, ये लिखा है रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद ए वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये लंबाई तो नापी जा रही है सारी जब फ्रेम मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें नापी जा रही हैं जब फ्रेम रुका हुआ है। तो रुके हुए फ्रेम में अगर किसी चीज़ की लंबाई एल नॉट है तो मूविंग फ्रेम में क्या हो जाएगी, एल। और आपको पता है कि कॉन्टैक्ट हो जाएगी, एल नॉट विल बी ग्रेटर देन एल। यहाँ पे मैंने फिगर में बनाने की कोशिश भी की। देखो जो एल है, ये एल नॉट जो है, देखो एल नॉट जो है एल से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है एल इज़ लेस देन एल नॉट। तो अगर किसी मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम, ये मूविंग फ्रेम है, रेस्पेक्ट में इस लेंथ को नाप रहे हैं तो कॉन्टैक्ट हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये मूविंग फ्रेम जो है इसकी लंबाई के पैरेलल मूव करना चाहिए, ऐसे। अगर रॉड तो ऐसे रखिए जैसे रखिए ये एल, और मूविंग फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, तब इसकी लेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई मोशन के। तब कोई अंतर नहीं आएगा। केवल कब अंतर आएगा, जब अलोंग दी मोशन लंबाई क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए देखो अगले में क्या देखा कि अगर रॉड की लंबाई एल नॉट ऐसे है और फ्रेम ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो फिर परपेंडिकुलर होगा मोशन फ्रेम का, तो देखो एल नॉट ही रहेगी उसकी लंबाई यहाँ पे। तो ये दोनों लंबाई जो परपेंडिकुलर मोशन है बराबर रहेंगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो एल नॉट और एल थी ये कम ज़्यादा हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर की लंबाई नापते हैं इस फ्रेम से, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो ये वाली लंबाई बदल जाएगी जो फ्रेम के मोशन के पैरेलल है, और ये वाली लंबाई बदल जाएगी। जो परपेंडिकुलर लंबाई है ये वाली और ये वाली, ये सेम रहेंगी। इसलिए देखो ये एल नॉट रहेगा सेम, ये भी एल नॉट सेम रहेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर नीचे वाली, ये एल हो जाएगी और ये एल हो जाएगी। तो कौन सी बदल गई, ये वाली बदल के एल हो गई और ये वाली बदल के एल हो गई। ये एल नॉट ही रहेगी और ये एल नॉट रहेगी। तो इसका मतलब जो स्क्वायर था वो किस में बदल गया, रेक्टेंगल में बदल गया। क्यों, क्योंकि एल इज़ लेस देन एल नॉट। तो अगर स्क्वायर को हम किसी मूविंग फ्रेम से मेजरमेंट करेंगे स्क्वायर के, तो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, हमें रेक्टेंगल मेजरमेंट आएंगे। इसी तरह से अगर किसी सर्कल का मेजरमेंट करेंगे, ये भी गलती से एल नॉट ही है बेटे, यहाँ पे एल नॉट है। तो अगर कोई सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, एल नॉट है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के रेस्पेक्ट में अगर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो मोशन कर रहा है एस प्राइम के रेस्पेक्ट में से मेजर करेंगे, तो जो एल नॉट वाला पोर्शन है लंबाई के पैरेलल वाला, मोशन के पैरेलल, ये एल बदल जाएगा, एल हो जाएगा, बाकी एल ही रहेगा, एल नॉट रहेगा। और आपको पता है एल इज़ लेस देन एल नॉट, तो ये छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये ऐसे हो जाएगा एलिप्स, इस तरह से। तो सर्कल की शेप आ जाएगी।
इसी तरह से टाइम डायलेशन होता है। टाइम डायलेशन माने समय का विस्तार। पहले हमने क्या माना था, पहले हमने एस फ्रेम माना था, ऐसे, और एस प्राइम मूविंग माना था। ये हमने रॉड को रेस्ट पे माना था, ये रॉड को रेस्ट पे माना था, इस रॉड को रेस्ट पे, ये रॉड रेस्ट पे थी, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। रॉड को रेस्ट पे माना था विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। टाइम डायलेशन प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। टाइम डायलेशन प्रूव करने के लिए हम एक पॉइंट क्लॉक मानते हैं, पॉइंट क्लॉक जो रेस्ट पे एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो रुका हुआ फ्रेम है एस, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे मान लेते हैं। और किस पॉइंट पे है, एक्स पॉइंट पे है, कि पॉइंट क्लॉक है। पॉइंट माने एक छोटा सा पॉइंट, ऐसा छोटा सा पॉइंट, पॉइंट क्लॉक जिसका डायमेंशन क्या है, पॉइंट उसका ऑलमोस्ट 0 है, पॉइंट एक बस। ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, पॉइंट क्लॉक, छोटी सी घड़ी है, बहुत छोटी सी पॉइंट क्लॉक। तो किस पोजीशन पे स्थित है ये एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स पोजीशन पे है। अब सपोज इसने 2 बार टिक टिक आवाज़ करी, घड़ी चली, जैसे हर सेकंड पे घड़ी करते हैं टिक 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 ऐसे करती है आवाज़। तो सपोज इस घड़ी ने 2 टिक साउंड प्रोड्यूस करी, 2 बार आवाज़ करी, एक T1 टाइम पे और एक T2 टाइम पे। किसके रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और यही चीज़, यही साउंड अगर हम नापें किसके रेस्पेक्ट में, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो सपोज T1 प्राइम और T2 प्राइम पे करी उसने, तो 2 टिक के बीच का समय अंतराल, समय का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। 2 टिक इसने किस किस टाइम पे प्रोड्यूस करी, सेकंड टिक करी इस टाइम पे T2 प्राइम पे, फर्स्ट टिक करी थी T1 प्राइम पे। तो समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 टिक के बीच का कितना समय हो जाएगा, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। ये T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम किसके रेस्पेक्ट में होगा, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से डेल्टा T इजिकल टू T2 माइनस T1 किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, टाइम डिफरेंस, ये हो जाएगा एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और आपको पता है ये घड़ी जो है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसलिए जो टाइम डिफरेंस हम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट पर नापेंगे, ये वाला, ये एक्चुअल या प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर टाइम होगा, या रेस्ट टाइम या प्रॉपर टाइम होगा। क्योंकि जब वस्तु किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रुकी हुई होती है और तब जब हम मेजरमेंट करते हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट होता है। तो क्योंकि ये, इसीलिए ये हो गया टाइम डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। और आपको T2 प्राइम और T1 प्राइम के रिलेशंस पता हैं, क्या रिलेशन है T2 प्राइम और T1 प्राइम के, ऊपर देखते हैं, जो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाए थे आपको, और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाए थे। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था आपको, T प्राइम इज इक्वल टू दिस। तो T2 प्राइम क्या हो जाएगा, T2 प्राइम हो जाएगा गामा T2 माइनस V बाई सी स्क्वायर X2, T1 प्राइम इज इक्वल टू गामा, या T1 आ जाएगा T1 माइनस V बाई सी स्क्वायर X1। T2 क्या था, सेकंड जब साउंड प्रोड्यूस करी घड़ी ने, टिक सेकंड टिक प्रोड्यूस करी उसका समय। T1 क्या था, जब घड़ी ने पहली वाली टिक करी थी उसका समय। X2 क्या था, जब घड़ी ने दूसरी टिक प्रोड्यूस करी तो घड़ी की पोजीशन। X1 क्या थी, जब घड़ी ने पहली टिक करी थी उस समय घड़ी की पोजीशन। किसके रेस्पेक्ट में है सब, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। और एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में घड़ी क्या है, रुकी हुई है, इसलिए एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में घड़ी की पोजीशन स्थिर रहेगी। तो घड़ी जो T2 टाइम पर टिक, सेकंड टिक प्रोड्यूस कर रही थी T2 टाइम पे, उस समय उसकी पोजीशन X2 थी, और T1 टाइम पे कर रही थी X1 थी। लेकिन घड़ी तो रुकी हुई है, इसलिए X2 और X1 सेम होंगे, क्योंकि घड़ी उसी जगह पे रुकी हुई है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए लिख देंगे
यहाँ पे ले लिया हमने, नीचे आ जाते हैं टाइम डायलेशन पे। ये डेल्टा टी T2 प्राइम की वैल्यू रख दी, ये रख दी, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x1 था, ये रख दी। और आपको पता है घड़ी, क्योंकि ये लिखा x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्लॉक विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम यानी रेस्ट फ्रेम एट टाइम्स T2 एंड T1 विल रिमेन द सेम बिकॉज इट इज़ टेकन टू बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। क्योंकि घड़ी s फ्रेम के रेस्पेक्ट में रुकी हुई है, इसलिए s फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसके दोनों टिक प्रोड्यूस करने के जो पोजीशन होगी वो सेम होगी। तो x2 और x1 क्या होंगे, x के बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं x2 विल बी सेम एज x1 और इक्वल टू x। तो ये वाली टर्म, सेकंड टर्म, ये कट जाएंगी और केवल क्या बच जाएगा, केवल बच जाएगा गामा T2 माइनस T1 यानी गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी किस चीज़ के रेस्पेक्ट में समय है, डेल्टा टी समय अंतराल है एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और यही प्रॉपर टाइम होगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में घड़ी रुकी हुई थी, रुकी हुई मानिए, यही प्रॉपर टाइम या रेस्ट टाइम होगा, है प्रॉपर टाइम ये होगा। और डेल्टा टी प्राइम क्या है, उन दोनों टिक्स के बीच का समय जब हम एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, जिसके और एस प्राइम क्या था, घड़ी के रेस्पेक्ट में चल रहा था। यहाँ नीचे लिख भी दिया गया है, डेल्टा टी इज द T2 माइनस T1 इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू टिक्स एज मेजर्ड इन फ्रेम S। लेकिन घड़ी ने पहली टिक प्रोड्यूस करी, यहाँ पे 1, यहाँ प्रोड्यूस करी टिक, फिर दूसरी टिक प्रोड्यूस करी टिक, फिर तीसरी टिक प्रोड्यूस करी। तो इन दोनों टिक के बीच का जो हम समय नापेंगे डेल्टा टी, ये भी एक समय ही है। द डिफरेंस ऑफ टाइम इज टाइम इटसेल्फ। जैसे द डिफरेंस इन लेंथ इज लेंथ इटसेल्फ। जैसे किसी रॉड की लेंथ क्या है, 4 मीटर है, किसी के 3 मीटर है, तो डिफरेंस इन लेंथ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वो भी लेंथ ही हो गई। इसी तरह से टाइम का डिफरेंस भी क्या होता है, टाइम होता है। तो इसलिए हम डेल्टा टी और डेल्टा टी प्राइम को, ये क्या था, रेस्ट टाइम था, प्रॉपर टाइम था, इसे T0 कह दीजिए क्योंकि ये भी टाइम है। और ये डेल्टा टी प्राइम का था, ये टाइम डिफरेंस था एस प्राइम फ्रेम में, ये किसके रेस्पेक्ट में था, एस फ्रेम में, ये किसके रेस्पेक्ट में था, एस प्राइम फ्रेम में, और घड़ी किसके रेस्पेक्ट में रुकी हुई थी, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। इसलिए एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो टाइम डिफरेंस होगा प्रॉपर टाइम होगा, उसे हमने T0 कह दिया। और जो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में टाइम है उसे हमने T कह दिया। तो डेल्टा टी की जगह पर T0 रख दिया और डेल्टा टी प्राइम की जगह पर T प्राइम रख दिया या T रख दिया, तो आपका रिलेशन आ गया ये T इक्वल्स T0 डिवाइडेड बाई दिस। T क्या है, टाइम मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम व्हेन ए फ्रेम इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू क्लॉक। तो मूविंग फ्रेम से जो टाइम मेजर किया गया है वो T है। T0 रेस्ट फ्रेम से जो टाइम नोट किया गया है वो क्या है, T0 है। तो ये रिलेशन आ गया T इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाई दिस। लेंथ में क्या रिलेशन आ रहा था, लेंथ में उल्टा आ रहा था, लेंथ में आ रहा था L इज इक्वल टू L0 मल्टीप्लाइड बाई दिस, उल्टा आ रहा था। इसलिए लेंथ में तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। L की वैल्यू क्या थी, L वाज लेस देन L0, और उसका उल्टा टाइम हो रहा है। टाइम में डायलेशन होता है, तो टाइम में क्या होता है, T ग्रेटर देन T0। तो जैसे 4 केस पिछली बार लिए थे, ऐसे 4 केस अब ले लेते हैं। जब v बहुत छोटा होगा c से, तो v स्क्वायर के बाद c स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू T0 हो जाएगा। जब v c से छोटा होगा तो ये स्क्वायर रूट 1 से छोटा हो जाएगा और t ग्रेटर देन T0 हो जाएगा। जब v c के बराबर हो जाएगा तो t इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि T0 डिवाइडेड बाई, क्योंकि T0 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसी तरह से जब v c से ज़्यादा हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, t इमेजिनरी हो जाएगा। तो t की जो वैल्यू है इन्फिनिटी हो रही है और इमेजिनरी हो रही है, कब, जब v c के बराबर हो रहा है या v c से ज़्यादा हो रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट acceptable, which again shows that no material body can achieve a velocity greater than or equal to that of light। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।